हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्ज़ाम वे में। दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मैसेज करके भी पूछ सकते हो। और दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखो दोस्तों, आप अगर देखना चाहो तो मैं शाम को 4 बजे अपने जो बायोलॉजी की क्लास है वो शाम को 4 बजे डलती है अपनी। तो बिल्कुल शॉर्ट्स में बना रखा है अपन ने। उसमें 4 या 5 दिन में अपन वो पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप बायोलॉजी की क्लास 4 बजे पढ़ें और सुबह 6 बजे अपनी जो ये क्लास आती है वो पढ़ें। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं अपन। हमारा टॉपिक क्या है आज कि प्रकाश का परावर्तन। क्या है दोस्तों? प्रकाश का परावर्तन। कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कैसे होता है ये अपन को आज सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश और उसका स्रोत दोनों चीज़ें सीखेंगे कि प्रकाश क्या है और किससे बनता है, कितने मिनट में अपने धरती पे आके पहुंचता है। ठीक है दोस्तों। देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मतलब प्रकाश की क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है दोस्तों। हम इसे प्रकाश के नाम से भी कह सकते हैं और इसको एनर्जी के नाम से भी कह सकते हैं। हमें अपने आसपास की दुनिया को देखना संभव बनाता है। मतलब मेन बात क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास प्रकाश नहीं है तो हम किसी दूसरे इंसान को या किसी दूसरी वस्तु को अपन बिल्कुल देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश क्या करता है कि हमें आसपास की दुनिया को, आसपास की चीज़ों को देखना संभव बनाता है। प्रकाश के गुण क्या क्या हैं देखो। जब सभी रंगों का प्रकाश तरंगे एक साथ चलती हैं तो प्रकाश सफेद दिखाई देता है। देखो दोस्तों, कहना क्या चाहता है कि जब सभी रंगों की प्रकाश एक साथ चलती है ना, प्रकाश की तरंगे, तो हमें क्या दिखाई देगा, वो कलर सफेद दिखाई देगा। ठीक है। जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, जब प्रकाश जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगे अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। इस प्रभाव को स्पेक्ट्रम, जैसे कि इंद्रधनुष कहा जाता है। दोस्तों, क्या कहना चाहता है कि जब एक वाइट प्रकाश, श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म, ये हमें प्रिज्म दे रखा है, ये किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, या तो विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगे अलग अलग दिखाई देती हैं। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। प्रकाश को विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और जो प्रकाश की चाल है दोस्तों वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसके बाद अपन देखते हैं, देखो कि इलेक्ट्रोमैटिक वेव यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, देखो ये एम्पलीट्यूड है इसका। यहाँ ये एक एक्स एक्स है। तो यहाँ देखो, थ्रोट दो गर्त या सुरंगों के बीच की दूरी, मैंने आपको क्या बताया था पिछली क्लास में, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। क्या बताई थी अपन ने, तरंग दैर्घ्य। अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था साउंड वाले चैप्टर में, अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था। यहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से समझाया गया है और ये बताया गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी होती है और एक लो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें हमें समझाई गई है। इसके बाद बताई गई है कि देखो यहाँ देखो, प्रकाश का रंग उसकी तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। हमेशा कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश का जो रंग है वो किस पर निर्भर करता है, तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर यानी वेव लेंथ पर निर्भर करता है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये कहना क्या चाहता है कि जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अपन को। प्रकाश उसका स्रोत क्या है, देखो
प्रदीप्त, प्रदीप्त क्या है? जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य है, तारे हैं, बल्ब है, मोमबत्ती है, इनमें स्वयं का प्रकाश है दोस्तों। ठीक। एक होता है अप्रदीप्त, बाहरी स्रोतों से प्रकाश प्राप्त करते हैं और इसके चारों ओर बिखरे देते हैं, शुक्र ग्रह, चंद्रमा, एक किताब आदि। ठीक है दोस्तों, ये हमें बता रखा। फिर बात आती है दोस्तों नेक्स्ट, हमें दे रखा है पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है, वायु, पानी, कांच। अगर मान लो कोई प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश किसी वस्तु के आर पार हो जाए तो उस वस्तु को अपन पारदर्शी वस्तु कहें। ठीक है। परभाषी, जिसे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है, जैसे कोहरा है, बादल है। अब देखो, जब भी सूर्य का प्रकाश आता है और बरसात के दिनों में बादल छा जाते हैं, तो जितना प्रकाश हमारी धरती पर पहुंचना चाहिए उतना प्रकाश पहुंच नहीं पाता, तो उसे क्या कहेंगे? परभाषी। एक होती है अपारदर्शी। ठीक है। पारदर्शी तो क्या हो गई कि जिससे पूरा प्रकाश आर पार हो गया हो। ठीक है। परभाषी क्या हो गई? जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार होता है। एक होती है अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होती है कि अपारदर्शी होती है जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, जैसे लकड़ी है, कोई धातु है, प्रकाश की किरण और बीम। देखो यहां इसने अपारदर्शी बता दिया। अब प्रकाश की किरण क्या है, बीम क्या है? किसी एक दिशा में सीधी रेखा में यात्रा करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। क्या कहना चाहता है कि किसी एक दिशा में सीधी रेखा में यात्रा करने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। किसी स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश का पुंज कहा जाता है, या बीम। देखो बीम और क्या है, देखो प्रकाश की किरण तो क्या है कि सीधी रेखा में यात्रा करने वाली, और किसी प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? पुंज, प्रकाश पुंज या बीम कहा जाता है। पेंसिल, प्रकाश की संकीर्ण किरण पुंज को पेंसिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश की जो संकीर्ण किरण पुंज होती है उसको क्या कहा जाता है? पेंसिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा। फिर बात आती है पेंसिल। पेंसिल क्या है? अभिसारी पेंसिल, प्रकाश की किरण एक विशेष बिंदु O पर मिलने जाती है, जिससे किरण आगे बढ़ती है और चौड़ाई बढ़ जाती है। अपसारी पेंसिल क्या होती है? प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत S से निकलती है, जैसे जैसे किरण आगे बढ़ती है तो चौड़ाई बढ़ती जाती है। फिर बात आती है समांतर पेंसिल, किरणें एक दूसरे के समांतर में चलती हैं, चौड़ाई पूरे समय स्थिर रहती है, तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देखा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये बता रखा है कि परावर्तन को दो अलग अलग तरीकों से हो सकता है, स्केलर यानी नियमित परावर्तन, और एक होता है विसरित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन यानी चिकनी और अत्यधिक पॉलिश की गई सतह पर, उदाहरण के लिए एक टॉर्च या लेजर का दर्पण से परावर्तन। खुरदरी सतह प्रकाश के चारों ओर अनियमित रूप से बिखारता है, इसी तरह हम अपने आसपास की अधिकांश वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर बात आती है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक समतल पर होते हैं। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यह कहना चाहता है प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहना चाहता है कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक समतल में होते हैं। जैसे मान लो ये तो आ गई आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया, ठीक है, और ये सतह हो गई। सभी एक ही बिंदु पे हैं। यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ मिल रहे हैं एक ही बिंदु पे। तो ये क्या? प्रकाश के परावर्तन का नियम हो गया। ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद बता रखा है दर्पण, कि दर्पण क्या चीज है। अब देखो यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है कि दर्पण क्या है। दर्पण, मिरर, एक होता है समतल दर्पण दोस्तों, और एक होता है गोलीय दर्पण। ठीक। एक तो समतल दर्पण जिसमें अपन अपना चेहरा देखते हैं वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। और एक होता है कि गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, दो प्रकार की होगी गोलीय दर्पण। देखो जैसे मान लो ये कोई दर्पण है,
इसको यहां से बीच में से काट दिया तो एक दर्पण तो ये हो गया, ठीक है, एक दर्पण ये हो गया। तो देखो ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण तो क्या है कि इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश होती है, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण में क्या है कि इसकी अंदर वाली साइड में पॉलिश होती है। कहना क्या चाह रहा हूं मैं दोस्तों, दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या है कि उभरी हुई सतह में क्या होगा, पॉलिश। और उत्तल दर्पण में क्या होगा, इसकी अंदर की साइड जो सतह है उसमें क्या होगी, पॉलिश, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण, जब परावर्तित किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती हैं लेकिन परावर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। मेन बात ये क्या कहना चाहता है, यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब परावर्तित किरणें मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कब बनेगा, अपन इस चीज पे फोकस करें कि प्रतिबिंब कब बनता है। प्रतिबिंब तब बनता है जब कोई प्रकाश की किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब बनता है। अब देखो यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं, क्या कहना चाह रहा है, यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में मिलती हैं तो एक वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि परावर्तित किरणें वास्तविकता में नहीं मिलती हैं लेकिन परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो एक आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखो कोई आपसे पूछ ले कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरणें अगर वास्तविकता में मिल रही हैं तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। लेकिन ये कहे कि जब कोई किरण पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे है, अब आगे बताएगा समतल दर्पण। अब देखो समतल दर्पण के लिए आपको बता रखा है समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, तो देखो ये बता रखा है, ठीक है, आभासी, समान आकार, तीसरा दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी, ये सारी चीजें बता रहे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदे बता रखे हैं इसने कि किसी दी गई आपतित किरण के लिए यदि समतल दर्पण को कोण थीटा में घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूमती है। ये कहना क्या चाहता है, किसी दी गई आपतित किरण के लिए यदि समतल दर्पण को किसी दी गई आपतित किरण के लिए यदि समतल दर्पण को कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2 थीटा के कोण से घूमती है, ठीक है। एक प्लेन मिरर की लंबाई जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पूरी छवि देख सकता है। यदि व्यक्ति की औसत ऊंचाई आधी होनी चाहिए, यदि एक 6 फुट के लंबे आदमी को अपनी पूरी परछवि देखने के लिए 3 फीट की दर्पण की आवश्यकता है। मेन बात ये क्या कहना चाहता है कि जैसे मान लो समतल दर्पण है, अब कोई 6 फुट का आदमी है तो कम से भी कम 3 फुट का, तो अगर वो अपनी पूरी परछाई देखना चाहता है तो 3 फुट का तो उसको मिरर चाहिए ही चाहिए। यानी मेन बात क्या कहना चाहता है कि यदि 6 फुट का आदमी है तो 3 फुट का चाहिएगा। यानी वस्तु की जितनी लंबाई होगी ना उसकी आधी लंबाई का हमारे पास अगर मिरर होगा तो उस व्यक्ति की पूरी परछाई दिखाई देगी, पूरी छवि दिखाई देगी, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है, ये कहना चाह रहा है कि जैसे इसको समझाया गया है इसी को तरीके से समझा रखा है। देखो ये इंसान है, 6 फीट का इंसान है, यहाँ 3 फीट का इसे मिरर चाहिए होगा, ठीक है। परावर्तन, अब देखो परावर्तन, जब दो दर्पण एक कोण पर हो, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के साथ थीटा कोण पर झुके होते हैं तो उनके बीच पड़ी किसी वस्तु की छवियों की संख्या इस प्रकार ज्ञात की जाती है, n बराबर 360/थीटा, ठीक है, n बराबर 360/थीटा। अगर ओड मान आ रहा है तो 360/थीटा -1 यानी सम इवन हो जाएगा। प्रत्येक प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा ओड विषम होगी, ठीक है।
द टू मिरर्स आर पैरेलल एंड थीटा थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी 360 एन बराबर इनफाइनाइट यानी अनंत। ठीक है, इनफाइनाइट यानी मेन बात यह कहना चाहता है कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो अनंत बनेगी। कितनी बनेगी? अनंत बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ बता रखा है इसने गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलाकार दर्पण एक घुमावदार दर्पण होता है जो एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। ठीक है, प्लेन मिरर के बारे में अपन ने पढ़ ही लिया, वो फॉर्मूला देख लिया अपन ने। यहाँ ये फॉर्मूले में क्या बता रखा है इसने कि यहाँ क्या होगा, प्रतिबिंबों की संख्या हमेशा विषम होती है। क्या होती है? विषम। अगर सम आ रहा है तो, अगर विषम आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो सम आ रहा है तो -1 कर दो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आगे चलते हैं अपन। देखो ये अब गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है। गोलीय दर्पण के बारे में बता रहा है तो ये क्या है, क्या कहना चाहता है कि देखो, इनर रिफ्लेक्टिव यानी इधर प्रकाश की किरण आएगी। किधर? इधर। ये क्या है? पॉलिश वाला हिस्सा है, ये वाला पॉलिश वाला हिस्सा है। इसमें ये पॉलिश वाला हिस्सा है और इधर ये क्या है? रिफ्लेक्टिव यानी इधर से मिरर है ये। ठीक है दोस्तों, अब देखो, जिसके बाहर पॉलिश होती है, जिसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश होगी वो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होगा। अवतल दर्पण होगा। जबकि जिसके अंदर पॉलिश होगी, अंदर वाले भाग पे पॉलिश होगी, वो कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण होगा। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, यहां आपको बता रखा है कि जिसके उभरे हुए भाग पर अगर पॉलिश होगी तो वो कौन सा होगा? वो होगा अवतल दर्पण। और जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश होगी वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज अपन ने देखी। अब बात आती है, अब देखो यहाँ यहाँ क्या बता रखा है इसने, ये तो उभरा हुए भाग पे पॉलिश है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण हो गया। ये अंदर वाले भाग पे है तो इसका मतलब ये उत्तल दर्पण हो गया। अब देखो यहाँ इसने क्या बता रखा है कि जब प्रकाश की किरण इधर से आई, ठीक है, और ये क्या है? एक फोकस बिंदु। जब प्रकाश की किरण समांतर जो होता है ना, जो ध्रुव होता है उसके अगर समांतर आ रही है ना, तो वो फोकस बिंदु से निकलेगी, चाहे प्रकाश की किरण कहीं से भी आ जाओ। इसका मतलब ये बता रखा है इसने कि प्रकाश की किरण कहीं से भी आओ वो फोकस बिंदु से ही निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। यहाँ देखो, यहाँ प्रकाश की किरण आई तो ये फोकस से निकलेगी ऐसे, ये यहाँ से आई ये भी फोकस से निकली, ये यहाँ से आई ये फोकस से निकली, ये यहाँ से आई ये फोकस से निकली, ये यहाँ से आई ये फोकस से निकली। तो यानी ये कहना क्या चाहता है कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण ध्रुव वो मतलब उसके समांतर आती है तो वो फोकस बिंदु से वापस निकलती है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें अपन को ध्यान होनी चाहिए। फिर इसने बताया है कि वक्रता केंद्र क्या होता है। उस गोले का केंद्र है दर्पण जिसका एक हिस्सा था। जैसे मान लो ये अपना गोला था, ठीक है, इसका जो ये केंद्र है ना, ये ही इसका वक्रता केंद्र था, क्योंकि इसको अपन ने दो भागों में तोड़ लिया था। इसको अपन ने क्या किया था? दो भागों में तोड़ लिया था। तो इसी को ये क्या कह दिया इसने? दर्पण। देखो इसने कैसे बनाया था ये दर्पण, ये इसने ऐसे बना दिया। देखो ये बना दिया इसने, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये बना दिया। ये उभरे हुए भाग पे अगर पॉलिश है तो ये क्या हो गया? अवतल दर्पण, अवतल। और ये क्या हो गया? उत्तल। ठीक है, इसके इधर से आएगी फोकस से निकलेगी, इसके इधर से आएगी ये फोकस से निकलेगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द यानी क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है, ये ओरिजिनल स्पेयर था, ये ओरिजिनल गोला था ये, ओरिजिनल। ठीक है, इसमें से काट के ही तो बनाया है। वक्रता त्रिज्या की बात कर रहा था वो, तो वक्रता त्रिज्या देखो, वक्रता त्रिज्या उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण का एक हिस्सा ही है। ठीक है, यहाँ से ये बता दिया इसने और ये बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसने यहाँ क्या बता रखा है, ध्रुव यानी पोल। पोल कौन सा है? ये पोल था, ध्रुव ये पोल था इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसने ये बता दिया है। इसके आगे आगे देखो, अब देखो ये क्या कहना चाहता है कि जो मुख्य अक्ष थी ना, मुख्य अक्ष ये रही, जिसको अपन जैसे मान लो ये गोला था, ये गोले की अगर अपन व्यास निकाल देना बीचों बीच, ये सी हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या था? मुख्य अक्ष थी, ये मुख्य अक्ष थी, मुख्य
अक्ष, ठीक है। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा है, मुख्य फोकस, ठीक है। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ यह मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है, ठीक है। यहाँ से ये समांतर है, ये यहाँ से निकले फोकस बिंदु, ये यहाँ से निकल गई, ये आई तो ये इस यहाँ से निकल। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद विस्तारित हो जाती है और मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस कहलाता है। मेन बात क्या है कि जब भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो फोकस से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज को आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। ये देखो, अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अगर बात कहना चाहता है कि देखो यहां से अगर फोकस से गुजरती हुई तो मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो फोकस से गुजरेगी। ये देखो, ये फोकस से आई, ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई। यानी ये कहना चाहता है कि अवतल दर्पण में फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु की ओर आती हुई एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन रहेगी। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरेगी, और अगर वो फोकस से निकलती है तो मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। ये चीज फिक्स है, ठीक है दोस्तों, यहां से ये फिक्स है। फिर बात कहना चाहता है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाएगी। ये वही बात, ये कहना क्या चाहता है कि अगर मान लो कोई वक्रता केंद्र से यहां से गुजरी, कोई भी किरण वक्रता केंद्र सी से निकली तो वो परावर्तन के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। हमें ये चीज का पता होना चाहिए कि जैसे मान लो वक्रता केंद्र सी है, ये अगर सी से कोई किरण निकली, ये इधर निकली, तो ये वापस इसी ही दिशा में वापस लौट जाएगी। इसी दिशा में क्या होगी? वापस लौट जाएगी। तो यानी ये कह रहा है कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट सकती है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको क्लियर है। अब बात कहना चाहता है, उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर आती हुई एक प्रकाश की किरण एक किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि अगर वक्रता केंद्र की ओर आती हुई, जैसे मान लो ये था, यहाँ वक्रता केंद्र की ओर अगर आती हुई प्रतीत होती है ना, तो ये उसी दिशा में लौट जाएगी। वह उत्तल दर्पण में भी, ठीक है दोस्तों। यहां देखो, वक्रता केंद्र सी से आई तो ये वापस इसी दिशा में लौट गई, ठीक है। फिर यहां बता रखा है इसने कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनती है। यह अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। मतलब इसने क्या कह दिया दोस्तों, देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है, मान लो कोई वस्तु है जो अनंत पर है, और कौन से की बात करें? कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण की बात हो रही है। ये अवतल दर्पण की बात हो रही है कि जब वस्तु अनंत पर होगी, कहाँ होगी? अनंत पर, तो ये अवतल दर्पण होता है। ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों, ठीक है, इसकी उभरी हुई सतह पे। तो वस्तु अनंत पर होती है तो जब वो दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से निकलेगी, कहां से निकलेगी? फोकस बिंदु से निकलती, जिसका प्रतिबिंब क्या होगा? अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा? अत्यधिक छोटा और वास्तविक। जैसा कि यहां बताया गया है कि ये दर्पण है, ये कोई वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस बिंदु से निकल गई, ठीक है। तो प्रतिबिंब, जब वस्तु सी से परे होती है तो प्रतिबिंब सी और ऐप के बीच बनता है। यह छोटा, वास्तविक और उल्टा होता है। देखो, एक कंडीशन तो आई कि अनंत पर वस्तु है,
एक कंडीशन आई कि सी से परे यानी अनंत और सी के बीच में, तो ये कहां से निकलेगी? ये निकलेगी वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी ऐप के बीच से निकलेगी। जैसे मान लो ये मैंने आपको बता दिया, ये छोटा सा कि यहाँ है, तो ये तो क्या है, वक्रता केंद्र सी, ये फोकस एफ हो गया और ये यहाँ से निकल जाएगी। किस कंडीशन में? कि जब वक्रता केंद्र से परे कोई वस्तु रखी हो, जैसे यहाँ रखी है ये वस्तु, ठीक है, यहाँ ये वस्तु रखी है, तो ये जो समांतर आई ये यहाँ से निकल गई, ठीक है, लेकिन जो ये यहाँ फोकस से निकली यहाँ से टकरा के बाद, तो ये सी और ऐप के बीच में बना वस्तु का वास्तविक बना, उल्टा बना, ठीक है, ये अपन सीख। फिर बात आती है कि वस्तु, जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब वस्तु सी पर होगी, यहां होगी, तो यहां ये टकराने के बाद फोकस से निकलेगी और यहां ये टकराने के बाद इधर से निकलेगी। तो वस्तु जब सी पर होगी तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और समान आकार का बनेगा। जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब सी पर बनता है, यह वस्तु के समान आकार की होती है, वास्तविक और उल्टी होती है, ठीक है दोस्तों। फिर बात आती है कि जब वस्तु सी और ऐप के बीच होती है तो प्रतिबिंब सी से परे बनती है, यह बढ़ा हुआ और वास्तविक और उल्टा होता है। देखो दोस्तों, इस चीज को तो आप ध्यान रखना कि वास्तविक और उल्टा तो हमेशा ही बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा तो हमेशा ही बनेगा, पर ये अब की बार क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है दोस्तों। कब? जब सी और ऐप के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जब सी और ऐप के बीच में। फिर बात आती है कि जब वस्तु ऐप पर होती है तो प्रतिबिंब निर्माण अनंत पर होता है। कहाँ होगा? अनंत पर। देखो, जब सी और ऐप पे था तो सी से परे बना था, ठीक है दोस्तों, ठीक है, और जब वस्तु ऐप पर है तो ये अनंत पर बना है। कब बना? कहाँ बना है? अनंत पर बना है, ठीक है दोस्तों। तो अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा तो वास्तविक उल्टा, लेकिन क्या बनेगा? अत्यधिक बड़ा बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गई। अब बात आती है कि जब वस्तु एफ और पी के बीच होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे होता है। यह बड़ा, आभासी और सीधा बनेगा। ये बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। कहाँ? दर्पण के पीछे। कब? जब वस्तु ध्रुव पी और फोकस बिंदु एफ के बीच में होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण, इमेज फॉर्मड बाय कॉन्वेक्स मिरर। जब वस्तु अनंत में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ऐप पर बनता है। यह अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। कब? जब वस्तु अनंत में होगी तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस बिंदु पर बनेगा, अनंत पे हो, ठीक है। यह अत्यधिक छोटा, वास्तविक, आभासी, सीधा होता है। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह छोटा, आभासी और सीधा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। इसके बाद देखो क्या आता है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ अपने छोटी सी ट्रिक है कि देखो, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो, हेलो दोस्तों सुबह शाम ट्राई करो। देखो, हेडलाइट अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ है? देखो, दोनों दर्पणों का जो उपयोग कहाँ, तो देखो, हेडलाइट में होता है, डेंटिस्ट में होता है, शेविंग मिरर में होता है, सोलर ओवेंट में होता है और टॉर्च में होता है, ठीक है। और ये क्या? रिव्यू मिरर में पीछे देखने के लिए गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, रोड के घुमावों में प्रयोग किया जाता है। बस अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का कहाँ उपयोग किया जाता है, ये चीजें अपन को यहाँ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो, गोलाकार दर्पण का प्रमुख सूत्र है U वस्तु की दूरी है, V प्रतिबिंब की दूरी, F फोकल दूरी के बीच संबंध। तो देखो 1/,
यू प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को पॉजिटिव में लिया जाता है। ये क्या कहना है, ध्रुव के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को पॉजिटिव के रूप में लिया जाता है। ध्रुव के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को नेगेटिव के रूप में लिया जाता है। ये क्या कहना चाहता है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियों को ध्रुव से मापा जाता है, अर्थात ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां पॉजिटिव में और ध्रुव से अगर बाईं ओर मापी गई सभी दूरियों को नेगेटिव के रूप में। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई ऊंचाइयों को पॉजिटिव के रूप में और रूप में लिया जाता है। मुख्य अक्ष के लंबवत के नीचे ओर मापी गई वो नेगेटिव में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो यहाँ देखो, जैसे मान लो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो, ये मुख्य अक्ष कहाँ है, मुख्य अक्ष ये रही। ठीक है, तो इधर लिया और ये क्विक रिवीजन हो गया। ये यहाँ से अब देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा नेगेटिव होगा। देखो आवर्धन m बराबर हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया लेस देन एक। ठीक है, वाहनों में लगे रिवर व्यू, उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा। वाहनों में तो उत्तल आवर्धन उल्टा 1 से कम होगा। ठीक है, यहाँ हो गया ये दे दिया। यहाँ देखो आवर्धन सीधा उल्टा 1 से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, m समान, और अगर m छोटा है, 1 बड़ा है, m छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा, m बड़ा है तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, m के बराबर 1 है तो ये। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से हो गया। ठीक है, यदि यदि आवर्धन ऋणात्मक चिन्ह है तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब चाहिए वास्तविक और उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा है यदि धनात्मक है या धनात्मक ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ गया है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।